नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 14 सितंबर। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 14 सितंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन करते हैं। तो 1 सितंबर को हमने मनाया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, यानी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक की मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हिमालय दिवस। 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और देखिए दोस्तों, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को मनाते हैं हम हिंदी दिवस के रूप में। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव पेश किया था और हिंदी के महान साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह के कठिन प्रयास के फलस्वरूप उनके जन्मदिवस पर 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। ठीक है, और देखिए हिंदी हमारी राजभाषा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर क्षेत्र में जन जन को हिंदी भाषा के माध्यम से जोड़ना है और वर्तमान समय में हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली दुनिया की तीसरी भाषा है। और दोस्तों यहाँ बात करें भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो भी हिंदी है और हिंदी हमारे देश की एक राजभाषा है। अच्छा, क्वेश्चन आए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में लिखी जाती है। और देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन इसकी शुरुआत कब से हुई थी? जनवरी 1975 से हुई थी। और जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में है। और दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये पोर्ट लुइस में हुआ था, ये मॉरिशस में है। और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, हमारे देश की राजधानी में हुआ था। कहाँ पर? इंडिया में। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। कहाँ पर हुआ था? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। कि 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 2018 में हुआ था। कहाँ पर? पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। और जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 2021 में कहाँ पर होने वाला है? फिजी में होने वाला है। और जैसे दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा 15 सितंबर से डेंगू से जंग जनता के संग अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाएगा? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो डेंगू बीमारी है ये किस मच्छर के काटने से होती है? तो एडीज मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा डेंगू बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है? एडीज मच्छर के काटने से। क्वेश्चन था हमारा हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में किस टाइगर रिजर्व में 50 गौर पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये संजय टाइगर रिजर्व में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर संजय टाइगर रिजर्व की, तो ये कहाँ पर है? ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और सतपुरा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। वन विहार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? भोपाल में है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है तथा 30 अभ्यारण्य है, जिसमें पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी और ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 2018 में किया गया था। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्योपुर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाल ही में कितने शहीद वनकर्मियों के परिजन को 1-1 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है? तो ये 3 शहीद वनकर्मियों के परिजनों को। 3 शहीद वनकर्मियां कौन कौन थे? शहीद मदनलाल वर्मा, शहीद राज परीक्षित और शहीद सूर्य प्रकाश एले। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाल ही में किस जिले के श्री शुभम चौहान को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित किया गया है? तो श्री शुभम चौहान किस जिले से है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट से है। देखिए 2017-18 का जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है वो हमारे मध्य प्रदेश से किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था हिमांशु कुमार गुप्ता को। ठीक है, 2017-18 का हिमांशु कुमार गुप्ता को दिया गया था और हिमांशु कुमार गुप्ता जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और 2018-19 का श्री शुभम चौहान को दिया गया है और शुभम चौहान रायसेन डिस्ट्रिक्ट से है। और बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई है? 1985 से की गई है। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, सागौन उत्पादन प्रोत्साहन योजना में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले का चयन हुआ है?
तो ये हुआ है बैतूल डिस्ट्रिक्ट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट का हुआ है सागौन उत्पादन प्रोत्साहन योजना में चयन। ये सागौन उत्पाद प्रोत्साहन योजना के लिए बैतूल जिले का चयन किया गया है और यहाँ सागौन उत्पाद मात्रा का आकलन कर इसमें वृद्धि की संभावनाओं को तलाशा जाकर उत्पादों के मूल्य संवर्धन को सूचीबद्ध कर विपणन की रणनीति तैयार की जाएगी। और वन विभाग ने एक जिला एक उत्पाद योजना में बैतूल जिले के सागौन काष्ठ के प्रारंभिक प्रसंस्करण और सागौन काष्ठ के उत्पाद बनाने वाले शिल्पकारों और संस्थानों की सूची तैयार की है और उत्पादों के मूल्य संवर्धन की संभावना को सूचीबद्ध कर इनके विपणन की रणनीति तैयार की जा रही है। और इसके लिए अखिल भारतीय काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों बात करें हम भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है। और वन राज्य महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। प्रबंधन शिक्षक केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो है बालाघाट। यहाँ का वन क्षेत्र कितना है? 54.14% है। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है और थर्ड पर उमरिया डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और उमरिया डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन ये है। और बात करें न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो है शाजापुर। यहाँ का वन क्षेत्र कितना है? तो ये 0.47%। एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? और इसके ऑप्शन थे 15%, 20%, 25% और 30%। और देखिए अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में क्या दिया है? 17.88%। ठीक है, 17.88% दिया है बुक में। तो इसका आंसर क्या हुआ था? 20%। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो 20% भाग पर। और देखिए बात करें साल वन की, तो साल वन हमारे मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो ये लगभग 17% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए जो मिश्रित पर्णपाती वन है वो हमारे मध्य प्रदेश में कुल वनों के लगभग 65% भाग पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 कब से प्रारंभ होगा? तो दोस्तों ये होगा 17 सितंबर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों बात करें वैक्सीनेशन महाअभियान फर्स्ट जो था वो कब चलाया गया था हमारे मध्य प्रदेश में? 21 जून को। ठीक है, याद रखिएगा 21 जून को फर्स्ट महाअभियान चलाया गया था वैक्सीनेशन महाअभियान। के बाद 25 अगस्त और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 की शुरुआत की गई थी। और अभी ये जो वैक्सीनेशन अभियान 17 सितंबर को चलेगा, ये चलेगा 3.0। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 17 सितंबर को संचालित किया जा रहा है और प्रदेश में करीब 2 करोड़ लोग वैक्सीन के डोजेज लगवाने के लिए शेष है। और इन लोगों को 17 सितंबर को वैक्सीनेशन केंद्र तक लाने के लिए प्रेरित कर उन्हें सुरक्षा चक्र प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भोपाल के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई का भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान श्री विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री है। ओम प्रकाश सकलेचा मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भी कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा। और इनके पास विज्ञान एवं तकनीकी विभाग भी है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। और दोस्तों यहाँ बात करें मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1965 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का, ये भोपाल में है। और देखिए जो मध्य प्रदेश की कुल आय है उसका जो 14% है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की कुल आय का 14% योगदान औद्योगिक क्षेत्र का है। प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1961 में की गई थी। और मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र, ये कहा गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि गोकुलदास एक्सपोर्ट द्वारा प्रस्तावित यह इकाई 10 एकड़ भूमि पर बनेगी और कंपनी द्वारा 110 एकड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा, जिसमें 4000 से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही प्लांट में 3/4 से अधिक महिलाएं कार्य करेगी
और इस इकाई से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और टेक्सटाइल पार्क आचारपुरा में 154 भूखंड है, जिनमें उद्योग स्थापना पर 800 करोड़ पूंजी निवेश की संभावनाएं हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? स्टार्ट यूर बिजनेस इन 30 डेज, एक जिला एक उत्पाद योजना में भी सभी जिलों के 64 विशिष्ट उत्पादों का चयन कर लिया गया है। और अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा प्रोग्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपना लोगों का लोकार्पण करने वाला देश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है रातापानी अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, रातापानी अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 2010 में शामिल किया गया था। और देखिए, रातापानी हमारे मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व यानी राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर लालामंडर अभ्यारण्य की, तो ये कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है। नौरादेही का अभ्यारण्य की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और देखिए, सागर डिस्ट्रिक्ट में अभी एक और अभ्यारण्य बनने जा रहा है, उसका नाम क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करें सिंधोरी अभ्यारण्य की, तो सिंधोरी अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में रातापानी सेंचुरी के लोगो का लोकार्पण किया गया और इसका लोगो रातापानी सेंचुरी को एक अलग ही पहचान देगा। इसकी वजह अब्दुल्लागंज वन डिवीजन में स्थित विश्व धरोहर भीमबेटका के शैल चित्र है। बात करें यहाँ पर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे मध्य प्रदेश के 3 प्लेस है। कौन कौन से? तो एक तो खजुराहो के मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है। उसके बाद 1989 में सांची स्तूप को शामिल किया गया था। ठीक है। और उसके बाद 2003 में भीमबेटका के शैलचित्र को शामिल किया गया था। और देखिए दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये है रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। जो आदिमानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा की गई थी। ठीक है। और ये एमपीपीएससी 2020 में अभी हाल ही में पूछा भी था। कब की गई थी इसकी खोज? 1957-58 में की गई थी। यह देश की पहली ऐसी सेंचुरी है जिसका अपना लोगो होगा और इसके पहले किसी भी टाइगर रिजर्व और सेंचुरी के लिए इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। और कान्हा नेशनल पार्क की पहचान हिरन प्रजाति के हर साल गिरने वाली सिंग से बना गेट है। वरिष्ठ अधिकारी ऐसा लोगो चाहते थे जिससे रातापानी सेंचुरी का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखाई दे। इसके लिए दोस्तों 50 से अधिक लोगों की पेंटिंग बनाकर आई, जिसमें इंदौर के विजुअल आर्टिस्ट विजीत शर्मा ने एक पेंटिंग तैयार की जो थीम और शर्तों को पूरा कर रही थी। तो ये लोगो किसके द्वारा तैयार किया गया है? आर्टिस्ट विजीत शर्मा के द्वारा। और दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा भी जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? मंडला, बालाघाट, धार या इंदौर? तो देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? ये है बालाघाट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम मैप में देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1021 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है? अलीराजपुर है। अलीराजपुर में 1000 पुरुषों पर 1011 महिलाएं हैं। तीसरे नंबर पर कौन सा जिला है? मंडला जिला है। और मंडला जिला की लोकेशन कहाँ पर है? ये है। और यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1008 महिलाएं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है भिंड। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर मात्र 837 महिलाएं हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पर मुरैना है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 840 महिलाएं हैं। और तीसरे नंबर पर कौन सा जिला है? ग्वालियर है, वो 1000 पुरुषों पर 864 है। और देखिए दोस्तों, कल का आंसर जो है वो रोहित विश्वकर्मा और पवन पे दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया था। देखिए, इनके द्वारा बताया गया 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1021 है। और देखिए, लिंगानुपात किसे कहा जाता है? तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और भिंड मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 837 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो ये 931 था। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084 है, यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है, यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था?
ठीक है, 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994 या 1 मई 1994। ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा भी जा चुका है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।